हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन आईएएस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इसरो के प्रक्षेपण यान यानी कि सभी लॉन्च व्हीकल्स के बारे में कि इसरो कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करता है किसी भी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजने के लिए। ठीक है, तो इस वीडियो में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि एसएलवी क्या होता है, पीएसएलवी क्या होता है, जीएसएलवी क्या होता है और जो आगामी लॉन्च व्हीकल्स हैं इसरो के एसएसएलवी और आरएलवी ये क्या होते हैं, इन पर हम डिटेल चर्चा करने वाले हैं इस वीडियो में। सबसे पहले हम देखते हैं कि अभी 23 अगस्त को भारत के लिए काफ़ी गौरवशाली पल रहा है क्योंकि चंद्रयान 3 चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग कर चुका है और ऐसा करने वाला भारत जो है वो चौथा देश बन गया है, जबकि चंद्रमा के साउथ पोल में कदम रखने वाला भारत पहला देश बन गया है। तो ये भारत के लिए काफ़ी गौरवशाली क्षण है कि भारत ने ऐसी उपलब्धि हासिल की है इसरो के माध्यम से। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे इस वीडियो में डिस्कस करते हैं कि अब इसरो कौन कौन से लॉन्च व्हीकल्स इसरो ने अभी तक बनाए हैं और इसका क्या विकास क्रम रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि आखिर प्रक्षेपण यान क्या होते हैं। तो प्रक्षेपण यान लॉन्च व्हीकल्स वो होते हैं जो अंतरिक्ष यान यानी कि स्पेस क्राफ्ट जो होते हैं या सैटेलाइट होते हैं उनको प्रक्षेपित करने वाले रॉकेट होते हैं ये। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि प्रक्षेपण यान रॉकेट में शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली होती है जो भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न करती है और उपग्रहों जैसी भारी वस्तुओं को अंतरिक्ष में ले जाने के साथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के विपरीत संतुलन स्थापित करती है। आपको पता है कि पृथ्वी जो है उसका एक गुरुत्वाकर्षण बल होता है। जब भी हम पृथ्वी से किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो पृथ्वी उस वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है, जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। अब जब हम रॉकेट से किसी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजते हैं तो इस गुरुत्वाकर्षण बल को हम के विपरीत हमको काम करना पड़ता है, जिसके लिए हमें शक्तिशाली प्रणोदन प्रणाली की आवश्यकता होती है जो हम रॉकेट के माध्यम से करते हैं। ठीक है, सैटेलाइट में बहुत सारे उपकरण होते हैं। कई बार हम एक से ज़्यादा सैटेलाइट्स को एक ही रॉकेट के माध्यम से स्थापित करते हैं। हमने ये कीर्तिमान भी स्थापित किया था कि लगभग हमने एक साथ 104 सैटेलाइट्स को अंतरिक्ष में भेजा था। इसरो ने ये रिकॉर्ड बनाया है। ठीक है, उसके बाद रॉकेट या प्रक्षेपण यान जो होता है उसका प्रक्षेपण के बाद कोई यूज़ नहीं होता है। उसका एकमात्र कार्य होता है कि उपग्रह को उसकी कक्षा तक ले जाना। ठीक है, सिर्फ इतना काम होता है रॉकेट का और उसके बाद रॉकेट जो है वो सेपरेट हो जाता है और वापस धरती पर आकर समुद्र में वो गिर जाता है। उसके बाद रॉकेट का कोई यूज़ नहीं हो जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी सीरीज़ हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि इसरो का शुरुआत जो प्रक्षेपण यान की शुरुआत है वो कहाँ से होती है। तो लगभग 1970 के दशक में इसरो ने एसएलवी बनाया था। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसका ही एडवांस रूप क्या था, एएसएलवी। जो एसएलवी हमने 1980 के दशक में बनाया था वो क्या था, एसएलवी 3। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे हम एसएलवी, एएसएलवी, पीएसएलवी और जीएसएलवी के बारे में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ हम देखेंगे कि एसएसएलवी क्या होता है और आरएलवी क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर के लॉन्च व्हीकल्स हैं और इससे इसरो के जो अंतरिक्ष अभियान हैं उनमें काफ़ी हद तक हम सरलता हासिल कर लेंगे और ये रीयूजेबल है। ठीक है, तो इससे जो लागत है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो इस पर भी हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि आखिर आरएलवी और एसएसएलवी क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं। चलिए उसके पहले हम जानते हैं कि प्रक्षेपण यान कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने प्रक्षेपण यान को पढ़ने की दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से मैंने सरलता से इसको डिवाइड कर दिया है विगत सीरीज़, प्रचालनरत सीरीज़ और भावी सीरीज़। विगत सीरीज़ वो है उन लॉन्च व्हीकल्स की श्रेणी है जो हम पहले यूज़ करते थे और अब जो पुराने हो गए हैं। इसमें हमने एसएलवी को रखा है। ठीक है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और हमने एएसएलवी को रखा है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। प्रचालनरत वो सीरीज़ है जो हम अभी वर्तमान में यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, इसमें पीएसएलवी, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, और जीएसएलवी मार्क 3 और साउंडिंग रॉकेट को हमने रखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद जो फ्यूचरिस्टिक जो लॉन्च व्हीकल्स हैं वो कौन कौन से हैं, तो उसमें आता है आरएलवी टीडी और स्क्रैमजेट इंजन। स्क्रैमजेट इंजन और क्रायोजेनिक इंजन ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्किप ना करें, पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। चलिए अब हम बात करते हैं कि लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं या प्रक्षेपण यान वो कितने प्रकार के होते हैं। इनको हमने डिवाइड किया है कि पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करने के लिए
अगर हमें किसी सैटेलाइट को पृथ्वी की निम्न कक्षा में स्थापित करना है तो उसके लिए हम अलग लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये जो लॉन्च व्हीकल्स होते हैं इनकी रेंज जो है वो पृथ्वी की सतह से लगभग 180 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर तक होती है। तो अगर हमें किसी सैटेलाइट को 180 से 2000 किलोमीटर के बीच में अगर हमें इस्टेब्लिश करना है तो हम इन सैटेलाइट्स का इन लॉन्च व्हीकल्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये लॉन्च व्हीकल्स जो होते हैं कम मात्रा में ऊर्जा जो है वो कंज्यूम करते हैं। ठीक है, और कम शक्तिशाली रॉकेट का इसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जितने भी छोटे सैटेलाइट हैं होते हैं जिनको हमें निम्न कक्षा में स्थापित करना है उसके लिए हम इन सैटेलाइट का यूज़ करते हैं। इसमें क्या क्या जाता है, SLV और ASLV। ठीक है, ये दो सैटेलाइट हम इस श्रेणी में रखते हैं। उसके बाद आता है उच्च कक्षा के लिए। तो उच्च कक्षा क्या होती है कि पृथ्वी की सतह से लगभग 3600 किलोमीटर ऊपर अगर हमें किसी सैटेलाइट को स्थापित करना है तो उसके लिए हमें जो है अधिक शक्तिशाली प्रक्षेपण यान की ज़रूरत होती है, जैसे GSLV। ठीक है, ये बहुत ही शक्तिशाली सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है अभी का। ठीक है, तो इनको हम यूज़ करते हैं जब हमें किसी भूस्थैतिक उपग्रह को 3600 किलोमीटर के ऊपर स्थापित करना होता है तो हम इन सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, लगभग 3600 किलोमीटर ऊपर स्थापित करना होता है और ये अधिक शक्तिशाली रॉकेटों का इसमें प्रयोग किया जाता है। अब हम देखते हैं कि प्रथम पीढ़ी की जो सीरीज़ है लॉन्च व्हीकल्स की वो क्या है। ठीक है, इसमें हमने SLV को रखा है, सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल को रखा है। प्रथम पीढ़ी जो है सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल की, इसकी शुरुआत लगभग 1980 के दशक में हुई थी। इसके चरण जो होते हैं 4 चरण होते हैं। चरण मतलब कि इसके अंदर जो ईंधन भरा होता है वो 4 चरण में जलता है, जिसके कारण इस रॉकेट को बूस्ट मिलता है। एकदम से सारा ईंधन नहीं जला दिया जाता है। ठीक है, इसको 4 स्टेप्स में हम धीरे धीरे हम इनको बूस्ट करते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो ईंधन या फ्यूल हम यूज़ करते हैं वो ठोस कैटेगरी का होता है। ठीक है, इसका विकास जो है विकास करने में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का काफ़ी योगदान रहा है और लगभग तीसरी और चौथी उड़ान में हमने इसको सफलतापूर्वक इसका परीक्षण किया था। ठीक है, नेक्स्ट सीरीज़ है द्वितीय पीढ़ी। इसमें हम ASLV को रखते हैं। ठीक है, ASLV यानी ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, ये SLV का ही एडवांस रूप है। ठीक है, इसमें ईंधन को हम 5 चरण में यूज़ करते हैं और ये ईंधन जो होता है ठोस होता है। HTPB ईंधन हम यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्सिल टर्मिनेटेड पॉलीब्यूटाडाइन, इसका हम यूज़ करते हैं। वज़न की बात करें तो 100 से 150 किलोग्राम इसका वज़न होता है। ठीक है, और विस्तारित रोहिणी श्रृंखला यानी कि रोहिणी सीरीज़ के जितने भी सैटेलाइट थे उन सारे सैटेलाइट्स को हमने ASLV से ही लॉन्च किया था। ठीक है, उसके बाद तीसरी पीढ़ी की हम बात करते हैं तो इसमें हमने रखा है PSLV और GSLV। इसमें दोनों सैटेलाइट आते हैं, PSLV और GSLV, इन दोनों को हमने तीसरी पीढ़ी में रखा है। विकास क्रम की बात करें तो 1993 में PSLV की जो है वो शुरुआत हुई थी। PSLV का फुल फॉर्म क्या होता है, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। पोलर से आप देख सकते हो कि अगर हमें किसी सैटेलाइट को पृथ्वी के, ठीक है, ध्रुवीय जो उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव, तो ऐसा सैटेलाइट जो ध्रुवों से होकर गुजरता है, ठीक है, दिन में 2 बार वो ध्रुवों से होकर गुजरता है, वो सैटेलाइट जो होते हैं पोलर सैटेलाइट होते हैं। तो इन सैटेलाइट्स को स्थापित करने के लिए हम PSLV का यूज़ करते हैं। इसकी क्षमता जो होती है लगभग 1.9 टन होती है। ठीक है, 1.9 टन, इतना वजन ये जो सैटेलाइट है वो अंतरिक्ष में लेकर जा सकता है। चरण की बात करें तो प्रथम और तृतीय चरण में इसका हम ठोस ईंधन का यूज़ करते हैं, 4 चरण होते हैं। ठीक है, दूसरे और चौथे चरण में हम द्रव ईंधन का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ठीक है, ये पहला ऐसा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसमें हम द्रव ईंधन का यूज़ कर रहे हैं। अभी तक जितने भी सैटेलाइट हमने देखे SLV, ASLV, ठीक है, तो इनमें हम ठोस ईंधन का यूज़ कर रहे थे। PSLV पहला ऐसा लॉन्च व्हीकल है इसमें हम द्रव ईंधन का भी यूज़ करते हैं। और द्रव ईंधन हम किस में, दूसरे और चौथे चरण में सिर्फ यूज़ करते हैं। ठीक है, चंद्रयान और मंगलयान में हमने PSLV का ही यूज़ किया था। ठीक है, चंद्रयान जो सेकंड चंद्रयान था वो हमने छोड़ा था, इसमें हमने PSLV C11 का यूज़ किया था। ठीक है, और मंगलयान जो हमने 2013 में छोड़ा था इसमें हमने PSLV C25 का यूज़ किया था।
ये आप नोट डाउन करके रख लीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में सीधे सीधे यहीं से क्वेश्चन बनता है कि चंद्रयान 2 में हमने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था और मंगलयान में हमने कौन सा सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल यूज़ किया था। ठीक है, अब हम बात करते हैं जो PSLV है। ठीक है, इसको हम वर्क हॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, वर्क हॉर्स भी कहते हैं। ठीक है, लगभग अभी तक हमने 54 से 55 PSLV की उड़ानें भर चुकी हैं। ठीक है, इसरो ने लगभग 54 से 55 सैटेलाइट जो हैं वो इससे लॉन्च कर चुका है। ठीक है, अगली पीढ़ी में हम बात करते हैं GSLV Mark 3 यानी कि GSLV की। ठीक है, GSLV का फुल फॉर्म क्या होता है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, तो जब हम किसी सैटेलाइट को उच्च कक्षा में स्थापित करना पड़ता है, यानी कि 3600 किलोमीटर के आसपास अगर हमें किसी सैटेलाइट को स्थापित करना है तो हम GSLV का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली होते हैं और इतनी ऊंचाई पर हमें स्थापित करने के लिए एक शक्तिशाली रॉकेट की ही आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये अधिक शक्तिशाली रॉकेट होते हैं, इनकी क्षमता लगभग 10,000 किलोग्राम तक होती है। ठीक है, चरण की बात करें तो ईंधन का उपयोग हम 3 चरण में यूज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। पहला चरण जो होता है उसमें हम ठोस ईंधन का यूज़ करते हैं, दूसरा जो चरण होता है उसमें हम द्रव ईंधन का यूज़ करते हैं, और जो तीसरा चरण होता है उसमें हम क्रायोजेनिक इंजन का यूज़ करते हैं। क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है वो हम देखते हैं आज। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन क्या होता है? इसमें हम अत्यंत निम्न तापी, ठीक है, क्रायोजेनिक का ही मतलब क्या होता है? अत्यंत निम्न तापी। ठीक है, अत्यंत निम्न तापी, इसमें हम द्रव हाइड्रोजन, ठीक है, द्रव हाइड्रोजन का यूज़ करते हैं -253 डिग्री सेल्सियस पे, और ऑक्सीजन यानी कि ऑक्सीजन का भी हम यूज़ करते हैं जो द्रवित होती है, ये हम -183 डिग्री सेल्सियस पे इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अत्यंत निम्न तापी होने के कारण हम इसको क्रायोजेनिक इंजन कहते हैं, जो कि हमने स्वदेशी रूप से इसको विकसित किया है। इस इंजन में क्या होता है कि इसकी स्पीड जो होती है ना वो 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड होती है, ये आप ध्यान सकते हैं। ठीक है, ये आप ध्यान रखिए, इसको नोट डाउन करके लिखिए कि 4.4 किलोमीटर पर सेकेंड क्रायोजेनिक इंजन की स्पीड होती है। ठीक है, और क्रायोजेनिक इंजन का एक यूज़ और है, रॉकेट में तो हम इसका यूज़ करते ही हैं, साथ ही साथ हम मिसाइल्स में भी, ठीक है, मिसाइल्स में भी हम इसका यूज़ करते हैं, और ये लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक क्षमता वहन कर सकती है अगर हम मिसाइल में इसका यूज़ कर रहे हैं तो। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, इसका एग्जांपल है GSLV का GSLV Mark 3। ये अभी तक का सबसे भारी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है। ठीक है, इसलिए हम इसको फैट बॉय भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम फैट बॉय भी कहते हैं क्योंकि ये सबसे शक्तिशाली और सबसे भारी रॉकेट है। ठीक है, इसका यूज़ हमने चंद्रयान 2 में हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, चंद्रयान 2 में हमने इसका यूज़ किया था। ठीक है, सॉरी, मैंने शायद इसके पहले जो चंद्रयान बताया था आपको, हाँ, ये चंद्रयान 1 था। ठीक है, तो चंद्रयान 1 जो हमने 2008 में छोड़ा था, उसमें हमने 1 में PSLV C11 का हमने यूज़ किया था। ठीक है, और उसके बाद जो चंद्रयान 2 था वो हमने GSLV Mark 3 से हमने इसको लॉन्च किया था। अब हम बात करते हैं चतुर्थ पीढ़ी की। ठीक है, ये बहुत ही एडवांस जो है वो जनरेशन है, इसमें हम SLV का यूज़ करते हैं, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, जैसा कि इसका नाम से आप देख रहे हो स्मॉल सैटेलाइट। ठीक है, तो जो भी सूक्ष्म सैटेलाइट होती है ना, उनको लॉन्च करने के लिए हम SLV का यूज़ करते हैं, और आजकल सबसे ज़्यादा यूज़ इसका हो रहा है और इसकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा है, क्योंकि जो भी छोटे छोटे वैज्ञानिक अनुसंधान हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अपने छोटे छोटे सैटेलाइट जो हैं वो लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल्स का यूज़ करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसका एकीकरण जो है वो 72 घंटे के अंदर हम इसको बनाकर तैयार कर सकते हैं। ठीक है, और सूक्ष्म उपग्रह का प्रक्षेपण इसके द्वारा किया जाता है, लगभग 500 किलोग्राम तक के उपग्रह को निचली कक्षा में। ठीक है, तो याद रखिएगा, निचली कक्षा में अगर हमें किसी छोटे सैटेलाइट को स्थापित करना है तो हम SSLV का यूज़ करते हैं। और अभी इसरो द्वारा एक सैटेलाइट है EOS, जो पृथ्वी अवलोकन सैटेलाइट है, इसका निर्माण किया जा रहा है, जिसको हम स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल से लॉन्च करेंगे। आगे हम बात करेंगे चतुर्थ पीढ़ी में एक और सैटेलाइट आता है जिसको हम कहते हैं RLVTD, यानी कि रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर। ठीक है,
पुनः प्रायोज्य लॉन्च व्हीकल टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेटर। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल होने वाला है। इसका यूज़ हम क्यों करते हैं कि जब हम किसी सैटेलाइट को पृथ्वी से लॉन्च करते हैं तो उसमें क्या होता है, रॉकेट नीचे होता है और ऊपर लगा रहता है सैटेलाइट। ठीक है, जब ये जैसे ही पृथ्वी की कक्षा से बाहर जाता है तो रॉकेट जो है वो इससे सेपरेट हो जाता है और वापस आकर समुद्र में गिर जाता है। ये क्या होता है, जो पुराने सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल हम यूज़ करते थे उनमें ये होता था कि सेपरेट होके वो समुद्र में गिर जाते थे। लेकिन RRLV हम क्या करेंगे कि ये जो रॉकेट होगा वो ऑटोमेटिक आकर वापस पृथ्वी पर लैंड हो जाएगा, जिसको हम फिर से यूज़ कर सकते हैं किसी अदर सैटेलाइट को लॉन्च करने में। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि हम इसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये और ऑटोमेटिक लैंडिंग पर ये काम करता है। ठीक है, और इसकी लागत भी सबसे कम होगी। ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि इसरो इसी बात से जाना जाता है कि सबसे कम लागत में हम किसी भी सैटेलाइट मिशन को या किसी भी अंतरिक्ष मिशन को अंजाम दे सकते हैं। ठीक है, इसरो की ये खासियत है। क्योंकि अगर आप देखोगे, आपने इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी, उसका बजट ही कितना था, लगभग 1200 करोड़ उसका बजट था। ठीक है, और हमने चंद्रयान 3, ठीक है, हमने चंद्रयान 3 को लगभग 900 करोड़ के बजट में हमने चंद्रयान 3 को लॉन्च कर दिया। ठीक है, तो ये इसके लिए इसरो काफ़ी जाना जाता है। इसलिए कम लागत के लिए हम RLV-TD पर अभी काम कर रहे हैं, इसलिए ये फ्यूचर लॉन्च व्हीकल्स हैं। ठीक है, तो थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको नई देखने को मिली होगी, और ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इस पूरे लेक्चर का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम पर जाने के लिए एजुकेशन IAS पर क्लिक कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो अपने दोस्तों के साथ हमारा वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।